देखिए पॉलिटी में हम लोग का चल रहा था भारत में जो संविधान है तो उसके विकास का क्रम देख रहे थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं संवैधानिक विकास। ठीक है, और फर्स्ट डे की क्लास में जब इस पर चर्चा हुई थी बताया दो क्रम में इसको हम लोग देखेंगे। पहला क्रम जो था वो क्या था, 1857 से पहले जितने भी अधिनियम बनकर के आए उन पर चर्चा किए हैं, और आज हम लोग को कहाँ से करना है 1858 से, और फिर अंतिम जो आया है वो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया है। ठीक है, तो इसके बीच का तो थोड़ा सा यहाँ पर देखते चलिए। सबसे पहले हम लोग देखे थे जो संवैधानिक विकास का क्रम था उसमें सबसे पहला वाला आया था 1773 का, जिसे क्या बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर आपने देखा 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786। ठीक है, इसमें क्या था अधिनियम संशोधन आया था, अधिनियम संशोधन। उसके बाद कौन सा आया था 1700, ये भी संविधान या 1793 अधिनियम करके। इसके बाद फिर कौन सा आ रहा है 1813, क्योंकि 93 के बाद से वो 20 साल वाला क्रम जो है वो चालू हो जा रहा है, तो यहां से आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 1813, फिर उसके बाद कौन आएगा फिर 20 साल बाद वाला 1833, फिर उसके बाद फिर जो है 1833 के बाद जो है फिर 20 साल के बाद आ जा रहा है 1853। ठीक है, कुछ इससे जो प्रमुख क्वेश्चन थे उसमें काफी चर्चा हुई थी। ठीक है, अगर हम लोग 1873 रेगुलेटिंग एक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए जानेंगे कि संसद द्वारा भारत में कंपनी पर नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नर थे उनके पद को क्या कर दिया गया, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कर दिया गया था। प्लस इसी के तहत क्या हो रहा है, जो ब्रिटेन था वहाँ ब्रिटेन में आप देखेंगे तो वहाँ पर एक जो है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, प्लस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हो रहा है, भारत में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान आ रहा है 1774 में जो ओपन हो रहा है। प्लस आपने देखा था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे उनके जो परिषद होंगे उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी 4 होगी, जहां बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखा 84 वाले में क्या हो रहा है, तो 84 वाले में सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्यों का जो समूह था उन पर नियंत्रण के लिए क्या किया गया, कोर्ट ऑफ पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, 6 सदस्यों की समिति बनाई गई। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया था, जो सलाहकारी परिषद था उसमें जो 4 सदस्य होते थे उनकी जगह पे कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया था। ठीक है, 86 वाला मुख्य रूप से किसके लिए आया था, 86 वाला मुख्य रूप से आया था कार्नवालिस को ध्यान रख करके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे प्रमुख बिंदु जो है वो है कि कार्नवालिस को जो है वो सेना का भी प्रमुख बना दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो परिषद थे उनकी सलाह मानने के लिए ये बाध्य नहीं थे। ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखा कि जो 93 का अधिनियम आ रहा था, इस 93 के अधिनियम के तहत क्या क्या किया गया था, कलकत्ता, बंगाल, मद्रास और बंबई सभी के गवर्नरों को उनके परिषद के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा काम क्या हो रहा था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको सभी जगहों पर पर्यवेक्षक का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, इसके बाद मुख्य रूप से फिर 13 में आप जान रहे हैं 13 में क्या हो रहा है, ईसाई मिशनरी आ रहे हैं, 1 लाख रुपए शिक्षा के व्यय की बात की जा रही है, चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ करके कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 33 में क्या हो रहा है, 33 में कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया जा रहा है। इसका मतलब चाय और चीन के व्यापार को भी लेकर के पूरे ब्रिटेन को ओपन कर दिया गया, कोई भी आके व्यापारी यहाँ व्यापार कर सकता है। दूसरा काम क्या हुआ था, यहाँ पर पहली बार आप देखेंगे कि जो परिषद था उसमें एक विधिवेत्ता का प्रवेश हो रहा है मैकाले के रूप में। ठीक है, उसको पूर्ण सदस्यता नहीं प्राप्त थी, मतलब केवल वो सलाह दे सकता था। इसके अलावा आपने क्या देखा, तो इसके अलावा फिर आप देख रहे थे यहीं पर क्या हो रहा है, पहली बार जो सरकारी नौकरी थी उसमें जाति धर्म
या जो विभेद होता था सरकारी नौकरी में, उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया था। ठीक है, 53 में क्या हो रहा था, 53 में लिखित परीक्षा का आयोजन हो रहा था। दूसरा काम क्या हुआ, अब यहाँ पर जो मैकाले जो अभी पूर्ण सदस्यता नहीं प्राप्त किए थे, यहाँ पे पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर लिए हैं। इसके अलावा 33 के तहत एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया था, भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जो आप पीछे पढ़े हैं। अब हम लोग आज की क्लास आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 1857 में क्या हुआ। 1857 में भारत में एक बड़ी क्रांति हुई, और इस क्रांति ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से एक पुनः विचार का, आप कह सकते हैं मतलब पुनर्विचार के लिए उनको मजबूर कर दिया। क्यों, क्योंकि एक ऐसी स्थिति बनी थी जहां ब्रिटिशर्स को लगा था कि लगभग वो भारत को अपने हाथ से खो दिए हैं, और इस स्थिति में अब ब्रिटिशर्स कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल, मतलब जो गलतियां हुई थी अब उनको कैसे सुधारा जा सके उस पर कार्य करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन्होंने क्या दिखाया, ये दिखाने का प्रयास किया कि फिलहाल भारत में जितने भी शोषण के कार्य हुए, अमानवीय कार्य हुए हैं, वो सारी की सारी कंपनी कर रही थी। इसलिए अब यहाँ पर 1857 की क्रांति जब यहाँ पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया, तो इन्होंने 1858 का क्या किया, अधिनियम भेजा, अधिनियम। तो अब 1857 की क्रांति के तुरंत बाद एक 1858 का क्या हो रहा है, अधिनियम बन के आ रहा है। ठीक है, उसी को आप 1858 एक्ट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम तो ये हुआ कि भारत में जो कंपनी का शासन था, इस कंपनी के शासन को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और अब जो पूरे भारत की सारी जो नियंत्रण थी वो कहां चली गई, वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटेन में जो राजा महाराजा रानी होती थी, अब पूरा उनके नियंत्रण में लग गया। और आप जानते हैं जो ब्रिटेन में राजा या रानी होती थी, उन्हीं के नियंत्रण में संसद होता था। आज भी आप देखते हैं संवैधानिक प्रमुख तो वही हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा जो भारत में ब्रिटेन का प्रशासन था, अब वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया ब्रिटेन की संसद के पास, या कहेंगे क्राउन के अधीन हो गया। ठीक है, अब चूंकि क्राउन के अधीन हो गया, तो अगर 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट को ध्यान दें, तो कंपनी ने क्या क्या बनाया था, कंपनी ने जो है वो कुछ संस्थाओं का गठन किया था। जैसे सबसे पहले आपने देखा तो ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, फिर आपने देखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, और फिर आपने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। अब चूंकि ये सारे जो संस्थाओं का गठन हुआ था, ये कंपनी ने अपने कार्य पद्धति, कार्यशैली या लाभ के लिए किया था। अब कंपनी का शासन तो रहा नहीं, तो ऐसे में क्या हुआ, 1858 के अधिनियम के तहत अब जितने भी प्रकार की इस तरह की संस्थाएं गठित की गई थी, सबको समाप्त कर दिया गया। अब जब समाप्त कर दिया गया, तो ब्रिटेन में, भारत में जो पूरा प्रशासन था उसका नियंत्रण कौन करेगा। तो अब यहां पर एक नए पद का सृजन हुआ, जिसे क्या कहते हैं, भारत सचिव। भारत सचिव ये पद का सृजन हुआ। ठीक है, ये कौन होता था, तो ये ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल होता था, इसी मंत्रिमंडल के क्या होते थे, सदस्य होते थे। अब ये जो भारत सचिव का नया पद सृजित हो रहा है, इनके जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें क्या हो गए, 15 सदस्य हुए। अब जाहिर सी बात है, एक भारत का सचिव है जो ब्रिटेन से भारत की सारी प्रशासनिक, सैन्य, आर्थिक समस्त गतिविधियों पे क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। तो इसका कोई ऑफिस होगा, कोई सचिवालय होगा, उसमें कार्य करने वाले लोग होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो इसका कार्यालय होगा, ऑफिस, प्लस यहां के जो कर्मचारी होंगे,
कर्मचारी, इन सब का जो भी खर्चा आएगा, देखिए कितने होशियार हैं ब्रिटिशर्स, इन सारे का खर्चा अब क्या किए, वो भारतीय कोष पर छोड़ दिए। मतलब ये बताए कि जो सारी व्यवस्थाओं का तंत्र का हम विकास कर रहे हैं, ये कोई अपने लाभ के लिए तो नहीं कर रहे हैं भाई, आपके यहाँ बेहतर प्रशासन चल सके, आपके यहाँ अच्छी सैन्य व्यवस्था हो सके, आपके यहाँ बढ़िया नीति बन सके, विकास हो सके, इसलिए तो इनका खर्चा कौन उठाएगा, भारतीय उठाएं। तो इनका खर्चा कहाँ पर थोप दिया गया, इनके खर्चे का देखभाल भारतीय कोष पर रख दिया गया। और इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं होम चार्जेस। होम चार्जेस से क्या दिया गया, नाम दिया गया। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा, सबसे पहली चीजें देखा कि 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटेन में क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहले एक अधिनियम के तहत भारत में जो कंपनी की सारी व्यवस्थाएं थी, अब वो समाप्त करके वो ब्रिटेन के क्राउन के अधीन कर दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ, कंपनी के जो कार्य पद्धति थी उसके अनुसार जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, उन समस्त को समाप्त कर दिया गया और नए पद का सृजन किया गया। ये नया पद कौन सा था, भारत सचिव। अब ये जो भारत सचिव था, ये अकेले तो काम करेगा नहीं, इसके लिए क्या हुआ, 15 सदस्यों का एक परिषद का गठन हुआ। अब इनके पीछे जो भी खर्चा गिरेगा, वो खर्चा कहां से लिया जाएगा, भारतीय कोष से लिया जाएगा। और इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया होम चार्जेस। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप लोगों ने देखा था कि एक परिवर्तन ब्रिटेन में हो रहा है, वही दूसरा परिवर्तन कहां हो रहा था, भारत के क्षेत्र में हो रहा था। उसी तरह 1858 में अब क्या हो रहा है, एक परिवर्तन ब्रिटेन में हुआ जो अभी आपने देखा। अब भारत में क्या हो रहा है, भारत में जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, भारत के गवर्नर जनरल, ये भारत के गवर्नर जनरल के पद को भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह पर क्या हुआ, एक नए पद को सृजित किया गया और जिसका नाम क्या रखा गया, वायसराय। और वायसराय का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। इसलिए देखिए मैं लगातार कहता हूं ब्रिटिशर्स कितने आराम से बेवकूफ बनाते रहते थे। सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर आप देखेंगे तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ था, कौन था, कैनिंग थे। अब प्रथम वायसराय कौन बन रहा है, कैनिंग बन रहे हैं। मतलब टीचर का नाम हटा करके डॉक्टर कर दीजिए तो वो डॉक्टर हो जाएगा, टीचर तो टीचर ही ना रहेगा। तो जब अभी तक सारा कार्य जो है कैनिंग ही देख रहे थे, तो अब उनका केवल नाम आप पद का बदल दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि अब व्यवस्था क्या है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। तो इस तरह से क्या है, कई बार छल किया जा रहा है। ठीक है, तो कैनिंग बने, क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, पहली चीज ध्यान रखना है कि भारत सचिव नए पद का सृजन हो रहा है, भारत पे समस्त जो कंट्री का कार्यकाल था वो समाप्त करके नियंत्रण ब्रिटेन क्राउन को जा रहा है। भारत में भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय को नियुक्त किया जा रहा है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आ रहा है 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम में क्या क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यहां पर वो ये है कि भारत में जो वायसराय थे, वायसराय, अब इनको एक शक्ति क्या मिल गई, इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार का तात्पर्य क्या है, जैसे आप वर्तमान में देखते हैं राष्ट्रपति के पास है ना कि अगर दोनों सदन ना चल रहे हो तो अपने केवल एक लौटे शक्ति का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, किसी विधि को पारित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नियम ज्यादा है, वहां पे इस तरह से उतने नियम उसमें नहीं होते थे। ठीक है, तो अध्यादेश जारी कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या था, भारत में पहली बार क्या हुआ, विधानसभा का प्रावधान आया।
विधान सभा का प्रावधान, ठीक है। इसके अलावा ये जो वायसराय थे, अब इनकी जो परिषद थी, परिषद, इसमें क्या हुआ, इसमें एक और विधिवेता जोड़ा गया, विधिवेता। तो अब इनकी जो पूरी टीम हो गई वो 1+4 तो पहले थी ही, अब एक विधिवेता और जुड़े, क्या हो गया, 1+5 हो गया। बात को ध्यान समझिएगा। 1773 में क्या था, बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। 1773 में क्या था, इनकी सहायता के लिए क्या होता था, एक ये हो गए और प्लस 4 और सदस्य हो जाते थे। उसके बाद फिर आपने देखा कि आगे चल करके किस एक्ट के तहत इसको कम किया गया है, 1784 वाले में ही, अगले में क्या किया गया, 1784 वाले में जो गवर्नर जनरल थे उनकी शक्ति थोड़ी बढ़ा दी गई, और क्या किया गया, ये जो सदस्य थे अब इसको कम कर दिया गया, तो 1+3 की संरचना हो गई। फिर आपने देखा कि 1833 में मैकाले इसी में आके जुड़े जरूर, लेकिन वो क्या कर सकते थे, सलाह दे सकते थे, बहस कर सकते थे, मतदान का अधिकार उनको नहीं था, तो पूर्ण सदस्यता नहीं थी। लेकिन 1833 में क्या हुआ, वो आकर के इसमें पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर लिए। तो 1853 में क्या हुआ, वो आकर के इसमें पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर लिए। बात समझ रहे हैं, 33 में भी जिक्र है, 53 में भी जिक्र है। 33 में इसमें केवल वो क्या कर सकते थे, सलाहकारी एक पद ग्रहण किए विधिवेता के रूप में, मतदान करने का अधिकार नहीं था, यानी पूर्ण सदस्यता नहीं थी। 53 में जाकर के पूर्ण सदस्यता मिल गई। अब ये संरचना क्या हो गई, 1+4 की। बस अंतर ये है कि यहां पर जो पद था उसको क्या कहा गया था, भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन व्यवस्थाएं सब ऐसे चलती चली आ रही थी। अब क्या हुआ, अब हो गया 1861, और 1861 में क्या हो रहा है, ये जो पद था इसका नाम क्या कर दिए, वायसराय। 1858 के तहत ही कर दिए थे, मतलब इस समय जो पद था वो वायसराय था। और यही जो आप इनकी परिषद देख रहे हैं, इसमें क्या हो गया, एक और विधिवेता आके जुड़ गया। तो ये अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 1+5, 4 था, एक और जुड़ गया, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आपका और क्या आएगा, जो वायसराय थे, वायसराय, ये वायसराय के जो सदस्यों की संख्या होगी, कार्यकारिणी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक परिषद जो आप पढ़ रहे थे शुरू से, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जहां पहले 4 थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, फिर उसमें 3 किया गया, फिर जाकर के 1853 के एक्ट के तहत जब मैकाले को पूर्ण सदस्य मिली, फिर 4 हो गए। वो तो काम कर ही रहा है। वो कैसे परिषद है, वो तो एक तरह से विधायिका परिषद हो गया ना, जो क्या करेगा, विधि निर्माण में सहायता करेगा। अब यहां पर वायसराय के क्या नाम दिया गया था, वायसराय की सहायता के लिए क्या होगा, कार्यकारिणी परिषद होगा। कार्यकारिणी परिषद का तात्पर्य एक तरह से जो कार्यपालिका के प्रमुख हो जाए, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद होगा। और इसमें सदस्यों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 होगी, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। क्या क्या हुआ, सबसे पहला जो वायसराय थे अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया, दूसरा विधानसभा का प्रावधान आ गया, तीसरा काम क्या हो गया, तीसरा काम देखिए अभी एक और विधिवेता आकर जुड़ गए, तो वायसराय की जो परिषद थी उसमें 1+5 की संरचना हो गई, ठीक है, 5 सदस्य हो गए। अब इसके बाद आएगा 1892 का काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट, अधिनियम और एक्ट में परेशान मत होइएगा। जो 1858 का अधिनियम है उसको आप एक्ट भी कह सकते हैं, हिंदी में अधिनियम, इंग्लिश में आप एक्ट उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो चाहे आप 1858 का एक्ट कहिए, फिर 1861 का एक्ट कहिए, और फिर उसके बाद 1892 का एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ, $1892 ना, $1892 के काउंसिल एक्ट में क्या क्या हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर क्या हुआ, पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस व
विरोध करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, अभी भी इनको मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा काम यहां पर क्या हो रहा है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान प्रारंभ हो रहा है। यानी पहली बार अब जो जनप्रतिनिधि थे उनको क्या है, चुनाव के माध्यम से चुना जा रहा है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या हो रहा है, यहाँ पर 1858 का आया एक, फिर 1861 का आ रहा है। ठीक है, 1861 के बाद फिर आपका आ रहा है 1892 का। तो ध्यान रखिएगा, जो वायसराय थे, वायसराय के पद का सृजन, वायसराय के पद का सृजन कहां पे हो रहा है, वो 1858 में हुआ। वायसराय के लिए जो इनके सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई कि इनकी सहायता के लिए कार्यकारिणी समिति, तो इनकी कार्यकारिणी समिति यहां बन रही है, कार्यकारिणी समिति। और इस कार्यकारिणी समिति में क्या था, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और अगले वाले में क्या है, 1892 वाले में क्या किया जा रहा है, 1892 वाले में अब यहां पर जो इनके सदस्यों की संख्या वो क्या है, 10 से 16। इसका मतलब क्या किया जा सकता है, जो न्यूनतम सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 10, और अधिकतम सदस्य होंगे वो 16। ये किसकी, कार्यकारिणी समिति की बात हो रही है। ठीक है, तो 1858 में क्या है, 1858 पहला पॉइंट, जो भारत में प्रशासन है ब्रिटेन की क्राउन में चला गया। ब्रिटेन में भारत सचिव के पद का सृजन हो रहा है। भारत में वायसराय पद का, एक और पॉइंट पहले ब्रिटेन से लेते हैं, भारत में जो भारत के सचिव के पद का सृजन हो रहा है, उनका खर्चा प्लस उनके 15 सदस्यीय जो परिषद है उसका खर्चा भारतीय कोष से लेना तय किया गया और उसे नाम क्या किया गया, होम चार्जेस दिया गया। अगले पॉइंट के रूप में क्या ध्यान रखना है, भारत में जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे अब उनके पद को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और वायसराय के पद का सृजन किया गया। और जो वायसराय का पद का सृजन था तो वायसराय को क्या नाम दिया गया, मतलब वायसराय का अर्थ क्या होता है, राजा के प्रतिनिधि। यहां पर इतना पॉइंट ध्यान रखना है। 1861 में क्या हो रहा है, 1861 में 3 पॉइंट ध्यान रखिए। कौन कौन सा ध्यान रखेंगे, 4 पॉइंट यहां निकल के आएगा। एक पॉइंट यहां पर एक अतिरिक्त विधिवेता लाकर जोड़ा गया तो संरचना 1+5 की हो गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का निर्धारण किया गया। और एक और पॉइंट क्या हुआ कि अब यहां पर पहली बार विधानसभा का प्रावधान देखने को मिल रहा है। 1892 में 3 पॉइंट ध्यान रखिए। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें न्यूनतम 6 और 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, अब उसको बढ़ा दिया गया और न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 रखने का प्रावधान, प्लस जो विधानसभा था उसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं 1909। अब 1909 का जो अधिनियम उसे क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अच्छा, 92 वाले में एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, क्या, बजट पर बहस करना और प्लस उसका विरोध करने का अधिकार, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी कभी जैसे 19 वाला, सॉरी 1900 पहले 9 का है, 1909 के बाद 1919 वाला, जब ये 2 नाम आप देखते हैं तो वहां पर क्या है, जैसे यहां पर करते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम, तो ध्यान रखिएगा जब ये 2 नाम आप देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहला वाला है ये क्या हो जाएगा, भारत सचिव हो जाएंगे, और ये जो दूसरा है ये क्या हो जाएगा, ये वायसराय हो जाएंगे। इसका मतलब
1909 की बात अगर हम लोग करेंगे तो उस समय भारत के जो सचिव थे उनका नाम मार्ले था और जो भारत में वायसराय थे लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया। पहला पॉइंट क्या किया गया, इसमें जो विधानसभा था, जो विधानमंडल कह लें, विधानमंडल का आकार बड़ा किया गया, अर्थात सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, प्लस इसमें भारतीयों की शक्ति थोड़ी बढ़ा दी गई, भारतीयों की शक्ति बढ़ा दी गई। दूसरा काम क्या किया गया, अब इनको आम विषय पर भी, आम विषय यानी सामान्य मुद्दों पर भी बहस करने प्लस विरोध करने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले वाले में केवल बजट पे था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुसलमानों के लिए यानी मुस्लिम पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। और जब मुस्लिम पृथक निर्वाचन के प्रावधान की बात आती है तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि जिस भी क्षेत्र में जो सीटों का आरक्षण मुस्लिमों के लिए होगा वहां प्रतिनिधि और प्लस उनको वोट देने वाले सभी लोग क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। और इसी को क्या कहा गया था, इसको सांप्रदायिकता का अधिनियम कहा गया, सांप्रदायिकता का अधिनियम। थोड़ा सा ध्यान रखिए यहां पर, क्योंकि एक तरफ आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में ही लास्ट डे की क्लास में लोगों ने बात किया था कि जो 1907 सूरत अधिवेशन हो रहा है वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर विभाजन हो रहा था। विभाजन का कारण आपने क्या देखा था, एक कारण आपने ये भी देखा था कि 1909 का जो मार्ले मिंटो या भारत शासन अधिनियम जो आना था उसमें क्या था, 1909 वाले को पहले ही लाया जा रहा था। प्लस आपने देखा था कि जो उस समय तत्कालीन स्थिति बनी थी उसमें नरम दल को खुश करने के लिए, ताकि नरम दल और गरम दल में फूट डाला जा सके, नरम दल की जो संवैधानिक मांग थी उसको कुछ हद तक सुधारा गया था। तो मैंने बताया था ना कि नरम दल वाले जो गद्दी था उसका सुख भोग रहे थे, इसलिए उनको गद्दी के साथ मुहमाया ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए वो बहुत प्रत्यक्ष विरोध पे नहीं जाना चाहते थे। और वही उनकी मांग के अनुसार क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए जो विधानमंडल उसका आकार बड़ा किया जा रहा है और उनकी शक्तियां बढ़ाई जा रही ताकि उनको खुश किया जा सके, और बाद में गरम दल को क्या है, शक्ति के बल पर उनका दमन किया जा सके। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या क्या हुआ, 1892 में बजट पर बहस और विरोध का अधिकार था, अगले वाले में आम विषयों पर भी बहस का अधिकार मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, विधानमंडल में आकार बड़ा किया गया यानी सीटों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीयों की कुछ शक्ति बढ़ी। उसका एक उदाहरण तो आप ये भी देख रहे हैं, बहस का अधिकार आम विषयों भी मिल गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान आया था। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 1919 कौन सा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मॉन्टेग्यू क्या है, ये भारत सचिव हैं, चेम्सफोर्ड क्या है, ये वायसराय हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या हुआ, केंद्र में केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय विधायिका हुई। वर्तमान भारत में आप देखते हैं हमारी संघीय व्यवस्था द्विसदनीय है या नहीं है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इसी को बोलते हैं 2 सदन। उसी तरह यहां पर भी क्या है, अब आप देखेंगे केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका हो गई। ठीक है, एक का नाम क्या हो गया,
विधानसभा और दूसरा, इसी को आप ऐसे कह लीजिए, एक का नाम कर दिया गया उच्च सदन, उच्च सदन, और दूसरा केंद्रीय विधान मंडल। ठीक है। अब यहां पर जो उच्च सदन था उसी को आप देख सकते हैं राज्यसभा की तरह रहा, और जो केंद्रीय विधानमंडल आपका आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो निम्न सदन की तरह कार्य करेगा। तो यहां पर क्या निर्धारित किया गया कि ये जो उच्च सदन है इसमें सीटों की संख्या कितनी रहेगी, 60, और जो केंद्रीय विधान मंडल है वो सीटों की संख्या कितनी रहेगी, 144। केंद्रीय विधानसभा दिखाई देगा तो भी परेशान मत होइएगा, केंद्रीय विधानसभा का तात्पर्य भी आप इसी से लीजिएगा। ठीक है। उच्च सदन अलग से नाम दिया गया था। कहीं कहीं आपको क्या है, क्योंकि द्विसदनीय विधायिका है, केंद्रीय विधान मंडल दोनों को एक साथ भी करने को मिल सकता है, अलग अलग भी मिल सकता है, तो उसमें परेशान मत होइएगा। ठीक है। कहीं कहीं आपको एक परिषद के नाम से मिल जाता है, केंद्रीय विधान परिषद के नाम से। ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है उच्च सदन के नाम से जो रहेगा वही आपको 60 सीटों वाला रहेगा, उसके अलावा फिर क्या हो गया 144 सीट। ठीक। अब और क्या हो रहा है, हाँ प्रांतों में क्या हो रहा है, प्रांतों में क्या हो रहा है, यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन लगाया जा रहा है। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन, और ये बिल्कुल वैसा ही द्वैध शासन है जैसा कि बंगाल में आपने प्रारंभिक समय में देखा था। यहां पर जो विषय होते थे, ये विषय कैसे होते थे, एक विषय होता था जिसे आप कहते थे आरक्षित विषय, और दूसरा जिसे आप कहते थे हस्तांतरित विषय। जब आरक्षित विषयों की चर्चा करते थे तो ये किसके नियंत्रण में रहेगा, ये रहेगा वायसराय के नियंत्रण में, और ये जो प्रतिनिधि चुन करके आते थे। बस अंतर ये था कि जितने भी लाभ के विषय थे, शक्ति के विषय थे, वो आरक्षित विषय हो गए। जैसे विदेश नीति यानी अंतरराष्ट्रीय सारी जो पॉलिसीज बनेगी वो चला गया उसके अंतर्गत, प्लस अर्थ से संबंधित, लाभ से संबंधित, पैसे से संबंधित जितने भी विषय थे वो कहां चले गए, आरक्षित विषय में। हस्तांतरित विषय में क्या पता, वही जो आप देखते थे जिम्मेदारी और कर्तव्य के क्षेत्र होते थे। ठीक है। और क्या हुआ, 2 पॉइंट और ध्यान रखिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो निर्वाचन का प्रावधान था तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन 1861 पहली बार विधानसभा का प्रावधान आ रहा है। ठीक है। 1892 में क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हो रहा है। 1909 में क्या हो रहा है, विधानमंडल का आकार बड़ा किया जा रहा है, भारतीय की शक्ति बढ़ाई जा रही है। प्लस 1919 में क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का कार्य प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। तो ये, इसके अलावा यहां एक पॉइंट और क्या है, एक पॉइंट और 1919 सिखों के लिए अब यहां पर क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन। सिखों के लिए पृथक निर्वाचन, इसका अर्थ क्या निकल के आया, बिल्कुल जैसे सांप्रदायिक विभाजन आप देख रहे थे 1909 में वो मुस्लिमों के लिए किया गया, 1919 में जाकर के सिखों के लिए कर दिया गया। ठीक है। तो क्या क्या हुआ, केंद्र में 2 सदन, प्रांतों में द्वैध शासन, दोनों अलग अलग चीज हैं। इसके अलावा फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया और सिखों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है। अब इसके बाद आएगा 1935। 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम
जानते ही हैं ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आएगा उसमें अब भारत में किस प्रकार से प्रावधान लागू होंगे ऐसा कोई नियम थोड़ी ना था। उसमें तो ये बताया गया कि भारत जो है वो 14 अगस्त को स्वतंत्र हो रहा है और ये 2 राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्र होगा, ठीक है, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो 1935 भारत शासन अधिनियम जो था वो आप लगातार चर्चा में सुनते रहते हैं। सबसे ज्यादा आपने इसको कहां पे सुना? नागरिकता वाले में। नागरिकता वाले में देखिए किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार दिया गया तो बार बार उसका आधार क्या बनाया जाता? 1935 भारत शासन अधिनियम। कारण क्या है इस बात को समझिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय यहां पर क्या निकल के आया कि पहली बार भारत को राज्यों के संघ की मान्यता मिली। राज्यों का संघ माना गया, मतलब माना गया कि भारत में विभिन्न राज्य होने के बावजूद ये क्या है? अपने आप में एक भारत वर्ष है, अर्थात ये एक संघीय व्यवस्था है। देखिए अगर आप कल्पना करके देखें तो ब्रिटिशर्स काल में क्या था। जैसे अगर आप यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए शुरू में सब अलग अलग प्रांत थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना एक संघीय ढांचा तैयार किया। भारत को भी सोचिए ब्रिटिशर्स आए तो क्या था? केंद्रीय सत्ता जो थी मुगल प्रशासन पतन की ओर थी। आप देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों का काल जो है वो 1707 से प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद लगातार पतन पे जा रहा था। होगा क्या? जितने प्रांत हैं, जितने राज्य हैं, सभी जगहों पर आपको दिखाई देगा छोटे छोटे देसी रियासत काम करना शुरू कर दिए थे। छोटे छोटे राज्य हो रहे थे, उसमें कई नवाब अपने आप को स्वतंत्र करके वो भी अपना एक साम्राज्य बना लिए थे। यानी कई शासक आपको भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जो अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र थे, उनकी स्वायत्तता थी। तो ऐसे में अब ये मानना कि वास्तव में जब हम स्वतंत्र कर रहे हैं तो सब अलग अलग स्वतंत्र होंगे या एक संघीय ढांचे में स्वतंत्र होंगे, ये बहुत बड़ा अंतर था। और ये भारत की उपलब्धि भी आप कह सकते हैं कि संघीय ढांचे के रूप में कम से कम वो स्वतंत्र हुआ। हालांकि इसके पीछे मान्यताएं हमेशा से एक रही है, क्योंकि भारत क्या था, भारत की जो स्थिति वो भी अपने आप में विशिष्ट है। तो आप कहते हैं कि ये क्या है, एक उपमहाद्वीप के रूप में है ना। अगर आप देखें तो हिमालय और हिंदुकुश पर्वत से कट के फिर उसके बाद आप देखते हैं जो पूरा जो हिंद महासागर है, ये पूरा एक भूखंड एक मान लिया जाता था। क्योंकि प्राचीन समय से भारत के कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने इस पर क्या किया था, केंद्रीकृत सत्ता भी स्थापित किया था। तो मौर्य काल पढ़ते हैं, गुप्त काल पढ़ते हैं, तो उन्हीं परंपराओं को भारत लगातार सजोता रहा है कि भारत का ये पूरा भूक्षेत्र है। तो अंततः उसको सफलता मिली, बस दुखदाई ये रहा कि पाकिस्तान के रूप में ये भूखंड अलग हो गया। ठीक है, तो राज्यों का संघ माना गया। दूसरी चीज अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर जो प्रांतों में द्वैध शासन था, द्वैध शासन, इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ऐसा नहीं कोई एहसान किए, प्रांतों में जब द्वैध शासन समाप्त किए तो ये क्या किए, अब इसको स्वायत्त कर दिए। स्वायत्तता का तात्पर्य है कि अब यहां पर जो प्रतिनिधि चुन करके आएंगे वो सारे कार्यों का कार्यभार संभालेंगे। और यहीं पर आपने देखा था कि फिर 1937 में जो चुनाव हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, कांग्रेस ने लगभग में 8 जगहों पे क्या किया था, अपना जो है पूरा क्षेत्र बनाया था ना, 11 में 8 था। देखिए यहां पर तो जब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किए तो इसके बदले क्या किए, मैंने भी कहा ना कि हाँ कोई एहसान नहीं किए और लंबी छलांग मार दिए, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिए। केंद्र में द्वैध शासन लगा दिए। तो ध्यान रखिएगा 1935 भारत शासन अधिनियम, इसके तहत क्या हो रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उसको स्वायत्त घोषित किया जा रहा है, लेकिन केंद्रों में द्वैध शासन लगा दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों का संघ माना गया। अब इसके अलावा क्या हुआ, जब संघ माना गया तो यहाँ पे क्या था, कुछ आपको संघीय संस्थाएं देखने को मिलती हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत था। इसमें क्या था, तो इसमें जो भारत का, आप दिल्ली का क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय, ये 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही है। इसके अलावा जो आप आरबीआई देखते हैं, आरबीआई ये भी क्या है, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही बैंकों का एक केंद्रीकृत संस्था स्थापित किया गया।
1935 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या है, वर्मा जो है उसको भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज और, यहां पे जो विषय होते थे, विषय, अब उन विषयों को क्या किया गया, केंद्रीय विषय व प्रांतीय विषय में विभाजित कर दिया गया। और यही आप देखते हैं क्या है, जो विषय बना है उसी को हम लोग सूची में एकीकृत किए हुए हैं। जैसे आप कहते हैं ना, ये केंद्रीय सूची है, ये प्रांतीय सूची है, या ये समवर्ती सूची है। तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही केंद्रीय और प्रांतीय सूची जो है वो निर्धारित कर दी गई। ठीक है, तो 1935 भारत शासन अधिनियम भारत राज्यों का संघ है, इसको स्वीकारा गया, यानी संघीय मान्यता प्राप्त हुई। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके स्वायत्त किया गया। तीसरा, केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन लागू किया गया। चौथा, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाला, एक उच्चतम न्यायालय जो है आपने देखा था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, वो कलकत्ता का था, वो एकदम प्रारंभिक समय में खुला हुआ था। ठीक है, उसका कई आप देखे थे, मतलब न्यायालय खुल गए थे। ठीक, तो 1935 सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, इसकी स्थापना और आरबीआई की स्थापना, प्लस केंद्रीय और राज्य विषयों को सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, वर्मा को 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत के क्षेत्रों से अलग किया गया, पहले वो सभी क्षेत्र भारत में ही आता था। ठीक है, अब इसके बाद फिर अंतिम क्या है, अंतिम है 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत 14 अगस्त 1947 12 बजे भारत को स्वतंत्र करने का मतलब जो है वो एक अधिनियम आया, मतलब एक कानून बन के आया कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा। इसीलिए फिर 15 अगस्त से हम लोग की स्वतंत्रता मानी जाती है। ठीक है, पूछे, पहले आज वाला पूछ लेते हैं, फिर उसका बात करते हैं कल वाले थोड़ा बहुत। बताइए, किस अधिनियम के तहत भारत में बजट पर बहस करने व विरोध करने का अधिकार प्राप्त हुआ? अरे ये मैं रुक के पूछना चाहता हूं, मुझे लगा ज्यादा आसान हो जाएगा, तुरंत बता लेंगे आप लोग। बजट पर बहस और विरोध करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत आया? 1892 के तहत। ठीक है, आम विषयों पर बहस 1909, अगला जो आया। ठीक है, वायसराय के लिए 6 से 12 कार्यकारिणी परिषद का गठन 1861, 58 वाले में ये चीज नहीं था ना। वायसराय के लिए 10 से 16 सदस्यों के कार्यकारिणी परिषद 1892। ठीक है, सिखों के लिए पृथक निर्वाचन 1919, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935, भारत सचिव पद का सृजन, भारत सचिव पद का सृजन 1858, एक अतिरिक्त विधिवेता का वायसराय के परिषद में मतलब संख्या बढ़ाना 1861। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई वाला तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा और दूसरा ध्यान रखिएगा ना, जैसे जो मैंने बताया आपको एक बार पढ़िए तो जरूर, लेकिन जैसे मान लेते हैं जितने भी प्रावधान आप देख रहे हैं विधानसभा से संबंधित हैं, विधानसभा, जैसे मान लेते हैं विधानसभा का प्रावधान सबसे पहले कब आया? विधानसभा का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम के तहत आया? 1861।
ठीक। विधानसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव 1892। विधानसभा का आकार और भारतीयों की शक्ति कब बढ़ाई गई? 1909। विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919। क्योंकि एक जैसा विषय है ना, एक बार समझ के पढ़ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो एक केवल हर अधिनियम को पढ़ते जाएंगे तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह मान लेते हैं, जैसे भी हम लोगों ने चर्चा किया, मान लेते हैं द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, तो एक साथ पढ़िए। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त हुआ? केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ? ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द्विसदनीय शासन प्रणाली कब स्थापित हुई? द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्था में 1919। ठीक है। उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 60। हाँ, और केंद्रीय विधानसभा में 144। ठीक। चलिए, ये संवैधानिक विकास वाला खत्म हो रहा है, बाकी इस पे कल कुछ अलग चला गया।